कॉरिडोर बना देना, एक केंद्रीय व्यवस्था के लिए सारी छोटी छोटी चीज़ों को तोड़ फाड़ना। जितना मंदिरें इन्होंने गिराई है ना, उतना औरंगजेब के बाद यहीं गिराए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं मंदिर क्यों टूटे। सर डेवलपमेंट अगर आएगा तो सर थोड़ा सा सहना पड़ेगा लोगों को। हम लोग कोई भी मुद्दा उठाएंगे तुरंत हम लोग के ऊपर FIR किया जाएगा, कैंपस बैन कर दिया जाएगा, आपको नहीं आना है, नहीं पढ़ना है, नोटिस जारी कीजिएगा, सस्पेंशन लेटर घर पे भेजा जाएगा कि नहीं आना है। वाइस चांसलर महोदय अगर देख लिए गलती से तो हो सकता है कोई त्वरित तुरंत कोई कार्रवाई हो जाएगा। 3 जून से पेपर है, 3 जून तक क्लास बंद हो गई, तो उसके लिए बच्चों ने धरना दिया था। जो हम लोग के डीन है उन्होंने कहा कि आप अपने 4 रिप्रेजेंटेटिव भेजिए अंदर, तो 4 रिप्रेजेंटेटिव बोले कि अपना नाम लिख के जाओ, तुम लोग का ईयर बैक लगा दूंगा। धरना क्यों दे रहे हो? कौन सा मतलब कि हम बंटवारे वाली स्थिति में रह रहे हैं कि एक बच्चे के पास 24 घंटा वाईफाई की सुविधा है, अच्छी शौचालय की व्यवस्था है, अच्छे बिजली की व्यवस्था है, और एक बच्चा हुआ जो चहारदीवारी के बाहर आ रहा है, उसकी कोई व्यवस्था नहीं। मतलब वो दिन में नींद पूरी करता है पुस्तकालय में, दिन में नींद पूरी करता है अपने दोस्त के छात्रावास में। ये कहाँ का हिसाब किताब जरा हमको बताइए। किस विकास की हम बात करते हैं? शर्म आनी चाहिए सरकारों को। जी बोले थे कि हर एक सप्ताह न्यू यूनिवर्सिटी खोली जाएगी, और पूर्वांचल का ये हाल देख लीजिए कि एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी है यहाँ पे जो रिनॉल्ट है। बात 5 किलो भोजन की नहीं है, बात है रोजगार की, गुणवत्तापरक शिक्षा की बात है। पहले कि हमारे पास संस्थान तो हो पढ़ने के लिए। पहली बार ऐसा हुआ है कि BHU जैसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में भी पिछले साल सीट्स खाली रह गई क्योंकि एडमिशन प्रोसीजर इतना ज़्यादा लेट हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि प्रोफेसर उतने रिस्पॉन्सिबिलिटी से पढ़ाते नहीं है। इंजीनियर में कोई शोध होता है, जिस देश में शोधार्थियों को अनुसंधान में और शोध में इतना कम पैसा मिल रहा है, अगर वो देश आगे 100 सालों तक पिछड़ा ही रह जाए तो कोई सोच नहीं। लल्लन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा इस समय बनारस में है। और जिस सड़क पे हम खड़े हैं, हम लल्लन टॉप की गाड़ी इधर से विश्वनाथ मंदिर इधर पड़ता है ना, थोड़ा सा डायगोनली मेरे इस तरफ पड़ेगा। इधर से गाड़ी इधर जा रही थी हॉस्टल रूट पे। आगे 2 महान छात्रावास पड़ते हैं, बिरला और ब्रोचा। उनके बीच में एक सरहद है जो भारत और पाकिस्तान की सरहद से ज़्यादा सिक्योर है, और वहाँ पे अक्सर युद्ध हुए हैं कालांतर में। अक्सर वहाँ पे मोलोटोव कॉकटेल्स भी चले हैं। अक्सर वहाँ पे देश की अग्रणी सुरक्षा फोर्सेस ने मोर्चा संभाला है, सेवा भी दी। जिस समय आप BHU में पढ़ रहे थे उस समय ज़्यादा अच्छे माहौल थे वहाँ। अभी भी खबरें तो आती ही रहती, मैं आया भी था अभी एक बार। तो जी सिद्धांत जी इस तरफ, हाँ। तो जब इस रास्ते पे बढ़ रहे थे आगे कि गेट की तरफ जाएंगे, लोगों से देखते हैं, मिलने की कोशिश करेंगे, तो कुछ स्टूडेंट मिले सड़क पे ऐसे रात को चहलकदमी करते हुए। रात के 10:15 बज रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। BHU में इस तरह की चीज़ें मिलती रहती हैं रात बिरात। क्योंकि क्लोज कैंपस है, इसलिए छात्र और छात्राओं को कम से कम इस बात का भान होता है कि वो किसी भी तरह के क्राइम से बचे हुए हैं। लेकिन क्राइम की जब बात करते हैं तो हम पिछले साल 2023 के अक्टूबर और नवंबर महीने का भी जिक्र करना चाहेंगे, जब इसी कैंपस के अंदर, इसी क्लोज्ड कैंपस के अंदर एक IIT की IIT की महिला के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई थी इसी कैंपस के अंदर। इससे लगभग 2 घंटे बाद का समय रहा होगा। वो छात्रा थी वहाँ की, और अभी भी वो केस चल रहा है। उसमें भारतीय जनता पार्टी के IT सेल के कार्यकर्ता पकड़े गए थे। फिर तमाम किस्म के आरोप और छींटाकशी हुई थी। पॉलिटिकल वॉर गेम भी हुआ था अपने अपने किस्म का। लेकिन अभी ये जो स्टूडेंट्स की भीड़ है, इसको हमने जुटाया नहीं है। हमने किसी को फ़ोन तो नहीं किया आप लोगों में से? हाँ, आप लोग आप रुके हैं। हाँ, तो मतलब ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, क्योंकि होता क्या है कि कई बार लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि लोग आ जाते हैं। अरे मैं ये बोल रहा हूँ कि कई बार लोग इल्ज़ाम लगाते हैं ना कि हमने खास तरह के लोगों को जुटाया। नहीं हमने तो आप लोगों करना चाहते हैं कि आपने हमको जुटाया नहीं, आप अचानक यहाँ रुके और हम लोग भी खाना खा गुजरे। तो खाने की टाइमिंग हो रहा था, सब लोग अपने छात्रावास की तरफ लौट रहे थे। मैं पुस्तकालय से लौट रहा था, भैया जो है कि खाना खा के लौट रहे थे, और बाकी लोग घर लौट रहे थे। अचानक हमारी आपकी मुलाकात हो गई। मैं तो मेज जा रहा था, फिर भी रुक गया। हाँ, अभी तक मैंने नहीं खाया हुआ है, मेज बंद भी हो जाएगा। फिर भी यहाँ जितनी खड़ी है उनकी स्थिति देख के कोई भी समझ जाएगा कि कोई भी बस आपको देख के ही यहाँ रुका है। हम भी चाहते हैं हाँ, बात करें, बस यही बता रहे हैं कि वो बस बात ही करने के रीजन से आपसे यहाँ पे लोग रुक गए। और बाइक का स्थिति देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ कोई अचानक से रुका है। एक बात बताना आप लोग कि BHU में ये एक सेकंड, मैं फ़ोन साइलेंट ही कर देता हूँ।
एक बात बताइए, बीएचयू में स्टूडेंट्स क्या मीडिया से बातचीत करने से बचते हैं क्या? अमूमन पीएचडी स्कॉलर लोग जो बचते हैं, जो कि खास विचारधारा जिनको पैरवी करके भेजती है, जो कोई खास विचारधारा, आप तो समझ गए होंगे, लोग उनके जो विचारधारा से प्रेरित लोग हैं वो बचते हैं मीडिया में आने से। ये बात बचते हैं, क्यों बचते हैं कि नंबर रुकेगा? नंबर नहीं रुकेगा भाई, आप किसी के पैरवी के बदौलत आए हैं और उसी विचारधारा के खिलाफ आप कैसे बोल सकते हैं? जिसकी रोटी खाएंगे उसको कैसे काटेंगे आप? बात ये है यहाँ पे। हम लोग तो खुद ही चाहते हैं कि हम लोग अपनी बातों को, जो बीएचयू का परेशानी है, उसको कहीं ना कहीं नेशनल न्यूज़ पे, नेशनल मीडिया पे या नेशनल मीडिया के थ्रू हम लोग देश तक पहुंचाएं। यहाँ स्थिति बहुत बद से बदतर हो चुकी है, न जाने कितने पेड़ कट चुके हैं। क्लाइमेटिक कंडीशन जो आज आप देख रहे हैं, जो आप पसीना आपको हो रहा है बीएचयू में खड़ा होकर, ये मध्य गर्मी में भी पहले भी 3-4 साल पहले यहाँ ऐसा स्थिति नहीं रहता था। बाहर के टेम्परेचर से 3-4 डिग्री डाउन हो जाता, ठंडा ही रहता, 4 डिग्री डाउन हो जाता था टेम्परेचर। इतने पेड़ लगातार कटे हैं। आप अभी चले जाएंगे इधर केंद्रीय विद्यालय की तरफ, सारा का सारा पेड़ कट गया है। उधर कहाँ केंद्रीय विद्यालय पीछे होता है। अब वहाँ पे आप इतना सोच लीजिए कि जो गार्जियन पेरेंट्स आते थे, अपने बच्चे का इंतजार करते थे, पेड़ के छांव में खड़े होकर इंतजार करते थे, आज ये दशा हो गया है कि वो सब बेचारे धूप में एकदम खड़े होकर परेशान रहते हैं, पसीना पूछते रहते हैं जैसे आप पूछ रहे हैं। तो ये जंगल था, इसको कंक्रीट का जंगल बनाया जा रहा है। उतना ही नहीं, लेकिन एक ये भी तो समस्या रहती होगी ना लोगों के सामने कि यार नए नए स्टूडेंट्स की इनटेक भी बढ़ानी है, फैकल्टी को भी रखना है, तो उनको रखा वो रहेंगे कहाँ से? लेकिन सड़क के किनारे का पेड़ काट के आप उससे कौन सा हॉस्टल बना लेंगे? आप ये अगर पेड़ काट रहे हैं इस किनारे का, उससे तो कोई हॉस्टल नहीं बनेगा ना, उससे कोई इंस्टीट्यूट नहीं बनेगा वहाँ पे। दिक्कत ये है, जैसे जो केंद्रीय विद्यालय की बात बता रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय के किनारे लगा हुआ है, सड़क के किनारे, वहाँ तो वहाँ हटाने से ना कोई इंस्टीट्यूट बन गया, ना केंद्रीय विद्यालय का विस्तार हो गया। वो तो सिंपल रोड पे कितना अच्छा छांव था वो खत्म हो गया, उसमें लॉजिक नहीं है। हम तो मान रहे हैं ना, कहीं पे बन रही है बिल्डिंग, कोई नहीं कह रहा, कुछ कोई एफोर्ड नहीं, कोई दिक्कत। अभी हमारा हॉस्टल है, अभी बोला कि छात्रावास की कमी है या फिर क्यों पेड़ काट के हॉस्टल बनाए जा रहे हैं, तो इसको आप थोड़ा सा व्यापक रूप में देखें। व्यापक रूप में हाँ, व्यापक रूप में इस तरह देखें कि पिछले 10 सालों से यहाँ पर प्रधानमंत्री साहब का कार्यकाल है, केंद्र में भी राज्य में भी। पिछले 10 में तो 7 साल से, 7 साल से है। आप देखेंगे कि पूर्वांचल के नाम पे ना, मतलब पूर्वांचल का भार, बिहार का भार, झारखंड का भार, बंगाल का भी, बंगाल का, अमूमन बंगाल का भार पूरा काशी हिंदू विश्वविद्यालय पे क्यों आ पड़ा है, ठीक है ना। जब ये विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था तब क्षमताएं कुछ हजार छात्रों की थी। अब क्या हुआ है कि अब लाखों की मात्रा में छात्र यहाँ उन्होंने पढ़ाई चालू कर दी, तो ना उस मात्रा में इंस्टीट्यूट बचे हैं, ना उस मात्रा में छात्रावास बचे हैं। आप देख लीजिए कि पूर्वांचल जहां आप खड़े हुए हैं, जैसे आप अभी कैंपस की बात कर रहे थे, तो ये कैंपस अर्धवृत्ताकार आकार बना हुआ है, और अर्धवृत्ताकार आकार उगते हुए सूर्य का द्योतक होता है, और उगता हुआ सूर्य द्योतक होता है ज्ञान का। जैसे इस कैंपस की आप ज्ञान की क्या स्थिति है कैंपस में? पढ़ाई लिखाई कैसी है? पढ़ाई लिखाई स्थिति डाउन हो गई, थोड़ा सा डाउन हो। यूजीसी का रूल है कि मिनिमम 60 क्रेडिट क्लास होने चाहिए, और अभी फिलहाल जो यूजी के बच्चों से आप बात कीजिएगा तो वो कहेंगे भैया 20 दिन का 25 दिन का क्लास चला के इन्होंने एग्जाम ले लिया, सेमेस्टर एग्जाम ले लिया। ये कहाँ से न्यायपूर्ण है? समय पर करने के लिए बहुत ज़्यादा ही लोग फास्ट काम कर रहे हैं। ये लोग वो स्पीडी ट्रायल, जैसे कोर्ट में एक होता है कि स्पीडी ट्रायल कोर्ट, बस यहाँ पे वो स्पीडी ट्रायल क्लास कर दिए हैं। मतलब सुबह से लेके आप संडे तक में, यहाँ लॉ फैकल्टी का ये हाल है कि कभी कभी संडे तक को क्लास रख दे रहे हैं। इंटीग्रेटेड एग्जाम के नाम पे इन लोगों ने एनटीए के थ्रू एग्जाम करवाना शुरू किया है, एंट्रेंस एग्जाम, और उसके थ्रू कि अब यूनिवर्सिटी पे भार नहीं पड़ेगा। लेकिन इस चक्कर में क्या हो गया है कि एनटीए वाले इतना लेट करके, या जो जिस भी प्रोसेस से हो रहा है वो, उसके कारण इतना लेट एग्जाम हो रहा है, उसके बाद जो एडमिशन हो रहा है वो और डिले हो जा रहा है। जो हम जब आए थे 2014 में, अगस्त में हमारा सेशन स्टार्ट हो चुका था, मतलब मोस्टली इससे ज़्यादा लेट नहीं होता था पहले। अभी नवंबर में सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली जो 3 महीना बर्बाद हुआ वो कहाँ पे जाएगा? उनको तो मैनेज करना है, तो सेशन कट गया। सेमेस्टर 6 महीने का 3 महीने का सेमेस्टर हो गया है। अच्छा, और ये तो मान लीजिए आपके कोर्स वर्क वगैरह की बात हो गई, रिसर्च स्कॉलर्स की क्या हालत है यहाँ पे? हाँ, मैं आता हूँ, इस तरह से स्कॉलर की बात देख लीजिए। थोड़ा सा भाई साहब, थोड़ा सा कैमरा दिखाइएगा, एक सेकेंड, थोड़ा सा मोबाइल ऑफ कर लूँ मैं। ये सर मैं बता रहा हूँ आपको, ये नेट का पेपर फर्स्ट है। ये देखिए, आपको लिखा होगा कि यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ परीक्षा 2023, ये प्रीवियस का पेपर है, मैं सॉल्व कर रहा था इसको। इसमें बता दूं आपको कि जो छात्र नहीं जानते हैं, पेपर फर्स्ट में 50 क्वेश्चन आते हैं, और जो सब्जेक्ट पेपर होते हैं 100 क्वेश्चन आते हैं। और अगर इस 150 क्वेश्चन में से अगर आप 90-100 सवाल तक सही कर लेते हैं तो आप जेआरएफ या नेट हो जाएंगे, ठीक है।
और होता ये है कि अगर आप नेट होते हैं तो आपको 8,000 की फेलोशिप मिलती है, और अगर आप JRF होते हैं तो आपको 42 रुपये पर मंथ देंगे। ठीक है, नेट की फेलोशिप देती है कुछ विश्वविद्यालय ही नेट की फेलोशिप देती है, लेकिन JRF फेलोशिप सेंट्रल गवर्नमेंट से आती है, UGC देती है। आप बताइए, CSIR देती होगी जब साइंस के बच्चे। आप बताइए सर, आप ये बताइए कि जिस देश में शोध के छात्रों को 8,000 रुपये शोध करने का मिल रहा हो, उस देश की क्या दशा होगी। आप सिद्धांत साहब, आप एक पत्रकार हैं, मुझे आप अलग अलग जगह घूमते रहते हैं, मुझे पूरा यकीन है कि आपको हमारी समस्याओं से बिल्कुल रूबरू होंगे। 8,000 रुपये अगर मैं आपको पर मंथ दूँ शोध करने के लिए, तो आप अगर यूनिवर्सिटी में रहने की व्यवस्था मिलेगी तो माशाअल्लाह सबसे बहुत अच्छी बात है, तो आपके पैसे कुछ बच जाएंगे। लेकिन अगर आप छात्रावास के बाहर रहते हैं, मिनिमम जैसे पैसा चाहिए होगा, फिर 2,000 रुपये आप जो एकदम बेकार कमरा लेंगे, सर तो मैं आपको थोड़ा समय लूँगा सिद्धांत साहब, मिनिमम कमरा लेंगे 2,000 का, जिसमें एक चौकी और एक खुला वाशरूम होगा, 2,000 रुपये वहाँ चले गए। और अगर आप एकदम सन्यासी जीवन जीते हैं, आपके पास ना कोई प्रेमिका है और ना ही आपके पास कोई ऐब है, हम ये हास्य का भी ये क्या था, आप सन्यासी जीवन जीते हैं और आपके पास प्रेमिका न हो, तो फोन किसका आ रहा है? मेरा यार है। तो हाँ, मैं बोल रहा था, तो ये फोन जगह से आ रहा है, फोन इनके जगह से आ रहा है, मतलब चर्चा हुआ वो फोन आ गया, चर्चा हुआ फोन आ गया। देखिए सिद्धांत भैया, वहाँ हिचकी बहुत जोर से आई होगी। सर होता ये है कि 2,000 रुपये आपको चले गए रूम रेंट में, 3,000 रुपये चले गए आपके खाने में। अब बचे आपके पास कितने? 5,000। 3,000 रुपये बचे आपके, ठीक है ना। अब 3,000 रुपये में क्या शोध हो पाएगा, आप बताइए। ठीक है, 3,000 रुपये कोई शोध होता है? जिस देश में शोधार्थियों को अनुसंधान में और शोध में इतना कम पैसा मिल रहा है, अगर वो देश आगे 100 सालों तक पिछड़ा ही रह जाए तो उसमें कोई इस गलती नहीं। सबसे बड़ी इस देश में देखिए, पहली बार ऐसा हुआ है कि BHU जैसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में भी पिछले साल सीट्स खाली रह गए, क्योंकि एडमिशन प्रोसीजर इतना ज़्यादा लेट हो गया कि यहाँ के बच्चे जो थे वो बाहर कहीं एडमिशन ले लिए और यहाँ पे सीट्स खाली रह गई, जबकि BHU में पढ़ने के लिए पहले मारामारी थी, आज भी है। तो अभी जो है व्यवस्थाएं जो है ना, एडमिशन से लेकर के आगे तक थोड़ी सी चरमराई है, जिसको सुधार करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। वो हर एक चीज़ में है, चाहे एडमिशन प्रोसीजर में हो, चाहे सेमेस्टर एग्जाम्स में हो, तो थोड़ा सा उसको अभी सुधारने की आवश्यकता है। कुछ चीज़ों जैसे सर डिपार्टमेंट स्तर पर हम लोग काम करें, जैसे सर अभी जो मेरा है डिपार्टमेंट ऑफ एएससी एंड आर्कियोलॉजी, हमने सर एक मुहिम स्टार्ट की कि जो भी विदाई समारोह होगा उसमें एक बैच, एक पेड़ और एक संकल्प की अवधारणा के साथ वो कार्य करेगा। मतलब वृक्षारोपण कार्य महान, एक वृक्ष 100 संतति समान, इसके वजह से हमने काम किया। लेकिन सर ये उस तरीका से जैसे JNUs वगैरह में होता है ना, तो उस लेवल पे ये प्रमोट नहीं हो पा रहा है, जिस तरह से JNU में होता है। सिद्धांत भैया, ये पेड़ की बात पहले भी भैया ने किया कि वहाँ से पेड़ काटे गए हैं। उसमें क्या है कि पहले जो हमसे 2014 की बात है, उस केस में क्या होता था कि आंदोलन होते थे और वो लोगों को सस्पेंड नहीं किया जाता था। लेकिन आज जो सिचुएशन है कि कोई भी छात्र यहाँ का, वो UG PG स्कॉलर कोई भी हो, यदि वो प्रोटेस्ट करता है किसी के अगेंस्ट, तो BHU प्रशासन उसको सस्पेंड लेटर इंस्टेंटली वो इनरोलमेंट उनका कैंसिल करने के लिए नोटिस आ जाता है, मतलब निरस्टिकेट करने का, वो बाहर कर दिया जाएगा विश्वविद्यालय से। हमारा खुद दीवार किए हैं, बिल्कुल दीवार हैं, और जिस मैटर में मैं नहीं हूँ उस मैटर में हमको यहाँ दर्शाया गया है, मैं वहाँ पे कहीं उपस्थित नहीं हूँ, और यहाँ पे हमको नोटिस जारी किया गया कि आपको क्लास नहीं करना है, आपको पेपर नहीं देना है यहाँ पे, जो कि तानाशाह चलता है। फीस वृद्धि के लिए हम लोग आंदोलन किए थे, उस मुद्दे को लेकर ये लोग डिबार कर दिए। हम लोग कोई भी मुद्दा उठाएंगे तुरंत हम लोग के ऊपर FIR किया जाएगा, कैंपस बैन कर दिया जाएगा, आपको नहीं आना है, नहीं पढ़ना है, नोटिस जारी किया जाएगा, सस्पेंशन लेटर घर पे भेजा जाएगा, ये वीडियो नहीं आना है। वाइस चांसलर महोदय अगर देख लिए गलती से, तो हो सकता है कोई त्वरित तुरंत कोई कार्रवाई हो जाएगा। मैं अभी सीरियसली पूछ लेना चाह रहा हूँ कि अगर इस वीडियो से आप लोगों को बात करने में कोई दिक्कत हो तो मैं, हम लोग हमेशा लड़े हैं, सच्चाई के साथ लड़े हम लोग। आप लोग दिखाइए मीडिया पे, उनका खुले कान देखें अच्छे से। यहाँ पे जो तानाशाही हो रहा है, जिस हिसाब से लगातार फीस वृद्धि किए जा रहे हैं, ये कॉन्वेंट स्कूल बना के इसको रख दिए हैं, लेट फीस लगने लगेगा। अगर आप मान लीजिए, अगर आप फीस नहीं जमा करते हैं, थोड़ा 10-15 दिन लेट हो गया तो आपका PhD का इनरोलमेंट कैंसिल कर देंगे। ऐसे नियम आ गए हैं। पहले होता था कि डिप्लोमा कोर्सेज जो होते थे वो बाहर के लोग भी, मतलब जो एलुमनाई हैं BHU के, वो भी डिप्लोमा कर सकते थे। अब ये नियम निकाल दिए हैं कि डिप्लोमा ही खत्म कर दिए। यानी मतलब अगर मैं समझूं इस बात को कि लंबे समय तक BHU के स्टूडेंट, मतलब मैं 10 साल से BHU को फॉलो कर रहा हूँ, ये कहूँ कि 10 साल से फॉलो कर रहा हूँ,
तो यहाँ की समस्याएं वो कम हुई नहीं हैं। नहीं मतलब इस तरह अगर स्टूडेंट तो अगर दिखा सके तो देखिए 300 रुपया पर डे के हिसाब से चार्ज है। अगर कोई भी लड़का 1-2 दिन भी अगर लेट हो जाता है उसको तो नो ड्यूज करवाने में, तो 300 रुपया पहले पर डे फाइन करेगा, तब फाइन होगा, तब उसके बाद उसका नो ड्यूज होगा। देखिए नो ड्यूज विल बी डन ओनली आफ्टर डिपोजिशन ऑफ फाइन। ये देखिए भैया, लेट फीस का ये है फरमान। इसमें आपको 500, 1000, 2000, 4000 जितना आप लेट करते जाएंगे उतना फीस। लेकिन यार एक चीज़ बताओ यार, लेट फीस लेंगे। लेकिन एक चीज़ बताओ, मैं यहाँ पे विश्वविद्यालय का प्रवक्ता नहीं हूँ ना विश्वविद्यालय का वकील हूँ, ठीक है। मेरी भी रूट्स इसी विश्वविद्यालय से जुड़ी रही हैं, लेकिन मैं एक चीज़ समझना चाहता हूँ आप लोगों से, अगर विश्वविद्यालय के पास भी तो कुछ नियम होंगे ना कि भाई अच्छा यहाँ किस क्षेत्र के छात्र पढ़ रहे हैं, बिहार उत्तर प्रदेश के, और जाके बिहार उत्तर प्रदेश बेसिकली एग्रीगेरियन इकोनॉमी पे आधारित है ना। यहाँ कोई बड़ा सा सर्विस जॉब सेक्टर है जो कि लोग काम करेंगे। बेंगलुरु की तरफ 45 लाख का इतना ये पैकेज मिल रहा है। एग्रीगेरियन इकोनॉमी है यहाँ के। और यहाँ का आप थोड़ा ज्ञात होगा कि पिछले कुछ दिनों पहले ने जारी किया गया जिसमें हमारी एनुअल इनकम 45,000 है, जिसमें अमूमन 5-6 लोगों की फैमिली होती है। अब किसान 45,000 में अपना 500 परिवार मेंटेन करेगा या अपने बच्चों को वो बैक ड्यूज भरता फिरेगा, ये आप ज्ञात कर सकते हैं। आप रूल की बात कर रहे थे भैया, आप सोच लीजिए कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल एक गठित होती थी, बनती थी यहाँ पे, और अब वो एकदम ये जब से ये वाइस चांसलर आए हैं पिछले 3 साल से आज तक ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल तक नहीं बनवा पाए हैं ना। इनको बनाना ही नहीं था क्योंकि एग्जीक्यूटिव काउंसिल बन के बात बता रहे हैं, क्योंकि पावर सेंट्रलाइज हो जाए, पावर पूरा इनके पास हो जाए। उसके पहले क्या होता था कि जब ईसी में कई सारे मेंबर होंगे, हाँ ईसी में मेंबर होते थे, ये कोई भी डिसीजन अब ऐसे ही नहीं ले सकते थे। कोई भी बच्चा अगर मान लीजिए डिबार करते हैं तो वो ईसी के पास जा सकता था। एक छात्रों का भी रिप्रेजेंटेटिव उस काउंसिल में रहता था जो कम से कम सही या गलत जो भी छात्रों के लिए है उसको भी रखता था। वो सब खत्म कर दिए हैं, जबकि ये यूनिवर्सिटी के बायलॉज में है कि ईसी होना चाहिए। ये नहीं बना रहे हैं आप, ये कह रहे हैं। और सर टीचिंग और रिसर्च का तो बंटाधार हो ही चुका है। हम लोग के फर्स्ट सेमेस्टर से ही मतलब 6 मार्क्स सेमेस्टर कभी ये 2 महीने में, कभी ये 3 महीने में खत्म करते रहे। और सबसे बड़ी बात है कि प्रोफेसर उतने रिस्पॉन्सिबिलिटी से पढ़ाते नहीं है। हम लोग को NPTEL, यूट्यूब और स्वयं से लेक्चर कवर करके एग्जाम में बैठने होते हैं। डिपार्टमेंट में हो दोस्तों आप? इकोनॉमिक्स है मेरा। और प्रोफेसर आप कह रहे हैं कि आपके पढ़ाते नहीं? अरे नहीं पढ़ाते हैं प्रोफेसर साहब, देख लेंगे भाई वीडियो, सोच लेना तुम। अरे 4th सेमेस्टर की क्लास मात्र लगभग 20 से 25 दिन चली है और फिर से मई में एग्जाम होगा। यानी मार्च में हम लोग 3rd सेमेस्टर खत्म किए थे और मई हुआ, फिर से अप्रैल गया और फिर से मई आया। मई में एग्जाम सारे खत्म करवा लिए गए हैं और जून में मतलब लास्ट पेपर बचा है। इस तरह से सेमेस्टर बहुत नहीं वो तो एक सुना मैंने 16 महीने में वो आया है यहाँ। और उसके बाद भी बता दे रहे हैं भैया, दिसंबर सॉरी कर वो 29 अप्रैल और 30 अप्रैल को रिजल्ट आया है। सेशन चलेगा 1 जुलाई से। 3 महीना आप घर पे बैठिए एडमिशन लेने के बाद। सर समस्याएं हैं विश्वविद्यालय में, लेकिन सर उसका समाधान भी हो रहा है। अभी सर क्या हो रहा है, जैसे सर पिछले साल का हम बताए कि एडमिशन्स लेट हुए हैं, सीट्स खाली रह गए, इसलिए सर देखिए सर पहले ही हो रहा है। सब लोग जान रहे हैं इस बार। सारी यूनिवर्सिटियाँ हैदराबाद, DU, यहाँ तक कि जो नई सेंट्रल यूनिवर्सिटियाँ 2009 एक्ट के तहत खुली हैं, 2009 एक्ट के तहत खुली हैं, उन सारे जगहों पे एडमिशन प्रोसेस क्लियर किया जा चुका है। और यहाँ चुनाव का हवाला देके, फलाना ढिमकाना का हवाला देके 3 जुलाई तक वो एक्सटेंड कर दिया गया रजिस्ट्रेशन फॉर्म। और सर देखिए जैसे हम लोग कह रहे हैं, भाई बोल रहा है कि नहीं हुआ। नहीं सर, समस्याएं हैं, हम उसे नकार नहीं रहे हैं, लेकिन उसका समाधान भी हो रहा है। जैसे सर अभी जो सेमेस्टर भाई बोल रहा है कि समाधान हर जगह हो रहा है, BHU में नहीं हो रहा है। नहीं, इस बार सर देखिए इस बार क्या हो रहा है ना कि जैसे अब जल्दी हम लोग के सेमेस्टर लिया गया है, इसे मेंटेन करने के लिए लिया गया ताकि लेट नहीं हो जाए। लेट नहीं हो जाए तो और रहा बात सेंट्रल यूनिवर्सिटियाँ अपनी प्रोसेस पूरा कर चुकी हैं। अमूमन यूनिवर्सिटियाँ जुलाई गर्मी छुट्टी के बाद क्लासेस शुरू कर देंगे, लेकिन इनका देख लीजिएगा ये रवैया रहेगा कि बिना अगस्त के क्लास ये शुरू नहीं करेंगे। अगस्त में क्लास शुरू करेंगे, जबकि UGC का रूल है कि मिनिमम 60 क्रेडिट होना चाहिए क्लास का। 30 दिन 40 दिन पढ़ा के फिर ये सेमेस्टर ले लेंगे। ये प्रॉब्लम होता है। आपकी बातें सुनी। अब मैं इस बात का लेवल में एक स्टेप ऊपर रखना चाह रहा हूँ। मैं डेमोक्रेटिक सेटअप के बारे में बातचीत करना चाह रहा हूँ। विश्वविद्यालय में लंबे समय से छात्र संघ नहीं है, ठीक है। छात्र परिषद की क्या हालत है हम लोग सबको पता है। छात्र परिषद कैसे, छात्र परिषद सर, अगर आप एक सच्चे पत्रकार होंगे ना सर, अभी हम शंकर यादव सर बेड के लिए बैठे हैं सर, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के HOD हैं, जो कि HOD पद से उनको हटा दिया गया है। आप सर होंगे तो कल जाइए सर उनके पास बैठिए, कोई पत्रकार उनके पास नहीं जा रहा है सर।
और ना ही एबीपी ना ही आज तक कोई भी ऐसा पत्रकार जो नहीं कि जिनको मीडिया पे दिखाए, चार लोग उनको देखें और आए। ओम शंकर जी खबर पता है, ओम शंकर जी मेरे मित्र भी हैं। मोदी जी बोले थे कि हर एक सप्ताह न्यू यूनिवर्सिटी खोली जाएगी, और पूर्वांचल का ये हाल देख लीजिए कि एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी है यहाँ पे जो रिनॉल्ट है। मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं डेमोक्रेटिक सेक्टर की बात करूँ, छात्र संघ वगैरह यहाँ पे नहीं है। अब उस पर बहुत सारी बहस हो भी चुकी है। मैं उस बहस को बार बार रिवाइव करूंगा और आप लोग भी कहेंगे छात्र संघ होना चाहिए। और एक पत्रकार के तौर पर मैं भी ये मानता हूं कि देश के सारे विश्वविद्यालयों में एक ऐसा सेटअप तो जरूर होना चाहिए, वो चाहे छात्र संघ हो, चाहे छात्र परिषद हो, चाहे जैसे बने, लेकिन छात्रों का जो वैचारिक राजनीतिक विचारधारा है ना, उनका राजनीतिक झुकाव जो है ना, वो सामने आए। राजनीतिक रूप से आप जिसके भी साथ हो, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसका डिमार्केशन जरूरी है। मैं ये कह रहा हूँ। आप देख सकते मैं अब ये अरे भाई सब सुन तो लो। हाँ, अब हमको ये बताओ आप लोग कि मैं बहुत सारी जगहों पे जा रहा हूँ और जो देश में सरकार है पिछले 10 साल से, नरेंद्र मोदी की सरकार है, अभी चुनाव चल रहे हैं, 3-4 दिन बाद बनारस में पोलिंग है, उसके बाद नई सरकार चुनी जाएगी। वो जो सरकार आएगी, नई पार्टी आएगी कि वही पुरानी पार्टी रिपोर्ट होगी, ये अलग क्वेश्चन की बात है, 4 जून को पता चलेगा। आप लोगों का इस 10 साल में केवल बीएचयू के एग्जाम्पल से नहीं, आप लोग और बीएचयू में अभी तो आए होंगे, बीएचयू और पहले भी कहीं से आए होंगे, यहाँ के शिक्षा के सेटअप को लेकर, देश के शिक्षा को सेटअप को लेकर, अग्रणी संस्थान में खड़े हैं हम लोग। क्या सोचना है आप लोग का? असद अंदर आ जाओ थोड़ा सा, पहले देखिए शिक्षा, असद इधर आ जाओ। हाँ भाई बताओ सर। अगर हम लोग शिक्षा के बात पे करते हैं, अगर देश से, हम खुद सर सीमांचल से आते हैं, किशनगंज डिस्ट्रिक्ट है हमारा, तो सर वहाँ डेवलपमेंट आई है सर, धीरे धीरे सर कनेक्टिविटी को लाया जा रहा है। जैसे सर रेलवे प्रोजेक्ट्स वगैरह थी जो सर 2000 के समय का था, वो प्रोजेक्ट आज बना के कंप्लीट किया जा रहा है। रोड्स को सर बहुत अच्छा बनाया जा रहा है। तो सर डेवलपमेंट आ रहा है सर, लेकिन सर अभी उसको और सही तरीके से करने की जरूरत है सर, और रोबस्ट होना चाहिए, बहुत तेजी से आ रहा है। रहा बात सर शिक्षा का, तो सर बिहार वाले रीजन में क्या है कि जो पहले से सर जो है ना, जैसे जो हाई स्कूल्स वगैरह हैं, जो पुराने हाई स्कूल्स, उसमें पढ़ाई है, टीचर्स है, लेकिन जो अभी गवर्नमेंट ने नया किया अपग्रेड, उत्क्रमित, जैसे उत्क्रमित मध्य विद्यालय, उत्क्रमित उच्च विद्यालय, +2 उत्क्रमित उच्च विद्यालय, उन सब में क्या है सर, शिक्षा का स्तर भी उतना अच्छा नहीं हो पाया, क्योंकि वहाँ ना टीचर्स है ना फैसिलिटीज उतना ज़्यादा, बस उसके सामने लगा दिया गया है +2, मतलब 12 तक हो गया। उत्क्रमित हाई स्कूल मतलब उत्क्रमित हो गया, तो इनसे सर स्टेटस उसका हाई नहीं हो पाया। होना चाहिए कि 2000 के बाद, 2004 के बाद अमूमन बिहार में भाजपा और जदयू की सरकार रही है, और डेवलपमेंट क्या क्या, और अमूमन 2004 के बाद अमूमन भाजपा की सरकार ही, भाजपा और जदयू की गठबंधन की सरकार ही रही है बिहार में। थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ है, कई बार इधर उधर हुआ यार, नहीं बहुत कम समय के लिए रहा गया है। लेकिन 2 विभाग, एक तो जदयू अपने पास शिक्षा विभाग रखती थी, और मंगल पांडे वगैरह भाजपा अपने पास स्वास्थ्य विभाग रखती थी। हालत क्या थे देख सकते हैं आप बिहार के, कि पूर्वांचल के नाम पर सर जदयू, भाजपा, सपा, बसपा, अगर इस सबसे अगर उठ के बातचीत की जाए कि हमारे छात्रों के हित क्या है। आप सर बलिया क्यों नहीं गए? बलिया के किसी शिक्षण संस्थान में क्यों नहीं गए? आप गाजीपुर में क्यों नहीं गए? क्योंकि आपको मालूम है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बच्चे ही एक अच्छी रिपोर्ट आपको दे पाएंगे। तो ये हमारा फेल्योर है कि हम दूसरा इस तरह का विश्वविद्यालय नहीं खड़ा कर पाए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। हम अस्पताल नहीं खड़े कर पाए। विकास के नाम पे हमने सिर्फ कैंसर हॉस्पिटल यहीं ला दिया, हमने सारे स्कूल यहीं बना दिए। अभी मैं एक छोटा सा आंकड़ा सर आपको दे रहा हूँ। कुछ दिन पहले सेंट्रल हिंदू स्कूल का एक एग्ज़ाम हुए थे, अलग अलग आर्ट्स का, साइंस का, कॉमर्स का। तो उसमें जान लीजिए कि 50-50 सीटों के लिए 6-6 लाख फॉर्म पड़े। तो क्या हमारी सरकारों के पास पिछले 10 सालों में, 20 सालों में, 30 सालों में इतनी भी शक्ति नहीं रही कि एक सेंट्रल हिंदू स्कूल के बराबर का स्कूल हम पूर्वांचल में 10-15 खोल दें, इस तरह के पुस्तकालय 10-15 हम खोल दें, इस तरह के विश्वविद्यालय हम राज्य स्तर के खोल दें? क्या ऐसा नहीं हो सकता? जैसे सर अब अगर सोच लिए सर, अगर गाजीपुर में किसी को खांसी या जुकाम भी होता है तो भाग के कहाँ आता है? सुंदरलाल। भाग कहाँ आता है? ट्रॉमा सेंटर आता है। तो क्या इस तरह के हॉस्पिटल की सुविधा हमको पूर्वांचल के उन जिलों में नहीं दे सकते हैं? क्या बिहार में नहीं दे सकते हैं? आप जान लीजिए कि बिहार से आदमी इलाज कराने के लिए यहाँ आता है, इलाहाबाद मतलब लखनऊ से भी लोग यहाँ इलाज कराने आ रहे हैं, सोच लो, राजधानी से भी। तो ये हमारा फेल्योर है। आप केंद्रीय ग्रंथालय में, केंद्रीय विश्वविद्यालय में आप खड़े होकर बच्चों से बाइट ले रहे हैं, उनके मत जान रहे हैं, तो ये हमारा फेल्योर है कि हम मुद्दों बात नहीं कर पा रहे हैं। हमारा फेल्योर है कि हम राजनीतिक पार्टियों से बात कर पा रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, जबकि हमको
हमको मिला क्या? हमको आज भी 1916 का ये स्थापित हुआ एक विश्वविद्यालय हमारे पास है। हमारे पास कब इस तरह के दूसरे विश्वविद्यालय होंगे? कब तक हमारी बच्चियाँ बाहर गर्मी में सड़ेंगी? कब तक हमारे भाई छित्तूपुर जैसे इलाका में बाहर सड़ेंगे? हमको बताइए आप। अगर आप चले जाएँ अभी बाहर तो कैंपस के अंदर तो आपको लाइट मिल रही है, लेकिन कैंपस के बाहर लाइट की व्यवस्था भी नहीं है, ना शौचालय की व्यवस्था, ना पानी की व्यवस्था, ना रहने की व्यवस्था है। केवल ये कौन सा मतलब कि हम बंटवारे वाली स्थिति में रह रहे हैं कि एक बच्चे के पास 24 घंटा वाईफाई की सुविधा है, वाटर की सुविधा है, प्यूरिफिकेशन की, अच्छी शौचालय की व्यवस्था है, अच्छे बिजली की व्यवस्था है, और एक बच्चा हुआ जो चहरदीवारी के बाहर आ रहा है उसकी कुछ व्यवस्था नहीं। मतलब वो दिन में नींद पूरी करता है पुस्तकालय में, दिन में नींद पूरी करता है अपने दोस्त के छात्रावास में। ये कहाँ का हिसाब किताब जरा हमको बताइए। किस विकास की हम बात करते हैं? सर माननी चाहिए सरकारों को। पिछले 10 सालों में कार्यकाल मोदी साहब का यहाँ कार्यकाल, मैं किसी पार्टी का नाम लेना नहीं चाहता हूँ, जरा उन्होंने हमको लिख के दें उन्होंने कितने केंद्रीय विद्यालय खुलवाएं, कितने सेंटर हिंदू स्कूल खुलाएं विश्वविद्यालय के बराबर। अभी आप बगल में उधर कैमरा घुमाइए सर अपना, वो बना हुआ है क्या कहते हैं केंद्रीय हेल्थ सेंटर काशी विश्वविद्यालय का, जहां हम बच्चे आते हैं इलाज कराने के लिए। इस तरह का हेल्थ सेंटर अगर पूर्वांचल में कहीं भी खुला हो तो मैं अपना आपका जूता और मेरा असर रहेगा। कहीं नहीं खुला। काम करने की जरूरत है। मैंने इस विश्वविद्यालय पे बहुत ही ज़्यादा भार है। पूर्वांचल के बहुत ज़्यादा मास जो है यहाँ पर आगे पढ़ने के लिए पड़ता है यहाँ पे। और अगर अच्छी चीज़ें हैं सर तो उसका भार होगा ही। आप सोचिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एक अलग नाम है, ये खुद उसके बारे में बता रहे हैं। हॉस्पिटल बोल रहे हैं वो नहीं वो बोल नहीं क्योंकि मैं शायद तुम समझ नहीं पाए, बता दूं। उनका ये बोलना है कि बीएचयू अच्छा है, बेशक है अच्छा भी, उसको ये नहीं नकार रहे हैं, लेकिन ये वो बोल रहे हैं कि और बीएचयू क्यों नहीं है देश में। ये बोल रहे हैं कि बिहार में कोई 5 बीएचयू जैसे संस्थान क्यों नहीं है, गाजीपुर में बीएचयू जैसे संस्थान क्यों नहीं है। और बीएचयू संस्थान ने उनका ये भी कहना था कि छोटे छोटे ट्रॉमा सेंटर और छोटे छोटे जो टर्शियरी केयर सेंटर हैं इतने इक्विप्ड क्यों नहीं है कि लोगों को प्राइमरी एड के लिए भी गाजीपुर आजमगढ़ से बनारस की गाड़ी पकड़नी पड़ती है। हाँ भाई क्या बोल रहे हैं? एक सेकंड आता हूँ, इनका रिप्लाई ले लें, इनका रिप्लाई पेंडिंग है। हाँ बोल भाई। देखिए जब हम लोग इसकी बात करते हैं तो जब बिहार वाले रीजन में पहले क्या था कि यूनिवर्सिटीज 3 साल की डिग्रियां 5 साल में दे रही थी, अभी उसमें बहुत सुधार आया है। अभी 3 साल नहीं, के पाठक जब से आए थे तब से थोड़ा सा सुधार आया है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि एकदम ही सुधार नहीं है, सुधार है। 3 साल की डिग्री 4 साल में दे उसको सुधार मांगेंगे बिना शिक्षा के। सर देखिए सर सुधार, देखिए समस्याएं हर जगह हैं, सुधार हो रहा है, लेकिन हम सिर्फ सर समस्या को ही रखें ना कि यही है ये समस्या और आगे नहीं हो रहा है कुछ। हमारी पीढ़ियां सुधार के नाम पे हमको देखिए, सुधार के नाम पे सर मैं छात्रों के हित की बात कर रहा हूँ। किसी प्रकार का एजुकेशन पॉलिसी या एजुकेशन सिस्टम लागू कैसे हो सकता है जब हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम और पॉलिसी कौन लागू करता है? हमारे देश के नेता, जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, जो प्रधानमंत्री हैं। मैं बहुत परफेक्ट बात करूंगा, आप लोग एक सेकंड सुन लीजिए, वही लॉन्च करेंगे। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे विधायक, हमारे नेता एजुकेशन के बारे में जानते ही नहीं तो एजुकेशन सिस्टम कैसे आगे बढ़ेगा? कैसे कह सकते हो भाई? जीडीपी घटा दी गई है, कैसे जानते हैं? उनको खुद ही नहीं पढ़े लिखे हैं, उनको भी एजुकेशन सिस्टम कौन बताता है? हमारे देश के IAS PCS वो बताते हैं, वो जो फर्रा तैयार करते हैं वो उस पर स्पीक करते हैं। उस पर स्पीक करने के लिए भी उन्होंने उसमें रिहर्सल करते हैं, कम से कम 50 बार रिहर्सल करके वो 10 पब्लिक के बीच में बोल पाते हैं। कोई पब्लिक में कोई ऐसा प्रोपेगेंडा ना हो, जो कोई ऐसा लिखा हुआ नहीं हो। हम एजुकेशन हम लोग खुद बिक जा रहे हैं। तो अच्छी बात होगी ना कि कोई रिहर्सल करके ठीक ठाक चीज बोल रहा है। रिहर्सल करके बोल पा रहा है ना, कर नहीं पा रहा है ना। आप बोल पाएंगे, कर नहीं पाएंगे। जब आप सिस्टम को जानेंगे तब करेंगे। आप सिस्टम में जानने के लिए क्या होगा, पहले आप सिस्टम को पढ़ेंगे। आप पढ़े लिखे ही नहीं है, आप पढ़ना चाहते ही नहीं है, तो कैसे आप सिस्टम सही करेंगे? सिस्टम पढ़े लिखे नहीं है आप। हाँ, कोई सिस्टम नहीं है। हमारे देश के कोई भी नेता हो, उनके भी एक एग्जाम हो। मैं एक चाहता हूँ कि एक क्वेश्चन बस मेरी, कि जैसे हम BHU में स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पे जितने लोग भी स्टूडेंट हो तो आगे डायरेक्ट नाम तो हमारे पिताजी ने लिखवा दिए हैं मेरे नाम से कि ये मेरा एडमिशन मेरे बेटा हो जाएगा। ऐसे तो नहीं होगा। इंट्रेंस दिया होगा, सब लोग इंट्रेंस दिया। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे देश का जब एक छोटा सा भी चुनाव हो, एक ग्राम पंचायत का भी चुनाव हो, उसके लिए उसके लेवल के लिए उसके एग्जाम हो। जो चुनाव लड़े उसको एग्जाम दे कि हाँ मैं इस लेवल। चुनाव यार 1.5 महीने से चल रहा है, तुम और एक ये मेला है, आप भी जानते हैं चुनाव क्या है। एक सेकंड, पढ़े लिखे नहीं है उनको आप राइट खत्म कर देंगे ऐसे करके। जो पढ़े लिखे नहीं है आप उनका राइट खत्म कर देंगे, चुनाव लड़ ही नहीं पाएंगे। नहीं पढ़े लिखे नहीं है तो हाँ कैसे बदला होगा? फिर लोकतंत्र कहाँ रह जाएगा? नहीं, इसकी बात में दम है, इसकी बात में दम है। लोकतंत्र कहाँ रह जाएगा? पढ़े लिखे नहीं है तब भी सवालों के जवाब तो दे सकते हैं, तो उनके लिए राइटर उपलब्ध करवाए जाएं। ये जरूरी नहीं
कि अगर वो पढ़े लिखे हैं तभी अच्छे से गवर्न कर सकते हैं। बिना पढ़े लिखे हुए आदमी भी बहुत अच्छी प्रधानी कर लेता है गांव में, बड़े लिखों से अच्छा प्रधानी कर लेता है, बहुत अच्छा लीडर बन सकता है। लेकिन मैं एक बात करना, ये बात हर एक लोग नहीं, सभी लोग कबीर नहीं हो सकते, कबीर कोई एक ही हो सकता है। कबीर का भी एग्जाम्पल दिया जाता है कि नहीं नेता थोड़ी बन सकता है, ये भी तो है ना, हर पढ़ा लिखा। और इसकी क्या गारंटी है कि पढ़ा लिखा ही अच्छा नेता होगा? और मैं आपको बताऊं, इसकी क्या गारंटी होगी? नहीं, इस बात पे नहीं तय कर सकती है कि नेता एक अच्छा नेता है। एक परीक्षा से आप एक तय कैसे कर सकते हैं? ऑब्वियसली पढ़ा लिखा है तो अच्छा नेता होगा, ये कैसे तय होगा? या अच्छी पॉलिसी बनाएगा कैसे तय होगा? नहीं तो लेकिन तो इसका मतलब है सांसद में मूर्खों को भर दिया जाए? नहीं है दोस्त, नहीं, इसका मतलब ये नहीं, मैं कह रहा हूँ ना कि हर एक व्यक्ति ऐसा नहीं है, अगर कोई भी सांसद बन रहा है तो वो अगर कुछ भी डिसीजन ले रहा है तो उसके पीछे पूरी कमेटी काम करती है, वो अकेले अपने मन से नहीं डिसीजन करता। जो भी आप मिनिस्टर बना रहे हैं, जो लोग डिसीजन करते हैं, भाई ने भी कहा कि पॉलिसी इधर IAS ऑफिसर्स और तमाम ये लोग मिलकर तैयार करते हैं। वो अच्छे मतलब उनके पीछे कमेटी रहती है, जो उनके अच्छा क्वालिफिकेशन रहता है, वो लोग सारी नीतियाँ तैयार करते हैं तो पॉलिसी तैयार होती है। इसमें ये कोई भी राजनीतिक बात नहीं है, और आपकी बात भी सब कुछ राजनीति है, कुछ भी राजनीतिक नहीं है, ऐसा है ना? बातें कर रहे हैं सर, अरे सुन लो भाई, राजनीतिक मुद्दा कर रहे हैं इसलिए दिखा रहे हैं आप, इस बात कर रहे हैं सर उनका। सुन ले भाई, छात्र आप आए काशी भाई ऐसे ये नहीं ये भाई मुझसे ये नहीं चलेगा दोस्त, मुझसे ये नहीं चलेगा दोस्त, ठीक है? हम सबसे बात कर रहे हैं, छात्रों की बात भी हुई है, जो अगर कोई शिक्षा पे बात कर रहा है, मैं सर आप आइए, हमेशा कैंपस में घूमिए, देखिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है सर। अगर आप, मुझे लगता है कि आप ललन टॉप फॉलो नहीं करते हैं, मैं छात्रों के साथ और लगातार सिद्धांत नाम है मेरा, और एक सेकंड रुक जाओ ना भाई, प्लीज रुक जाओ, और मैं लगातार बातचीत कर रहा हूँ, हर मुद्दे पे बातचीत करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? सबसे बातचीत करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अगर किसी ने कहा कि नेताओं के एग्जाम कराए जाएं, किसी ने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कि नेताओं को पढ़ा लिखा होना चाहिए, उनके कंसर्न है। एक इंसान निकल के आ रहा है आपके बीच में से निकल के आ रहा है, वो ये बोल रहा है कि नहीं, नेताओं को आप ऐसे अशिक्षितों को सत्ता से दूर करेंगे। ये कौन सी गलत बात है? क्या विश्वविद्यालयों को ये समझ नहीं होनी चाहिए? अगर हम वहाँ पे खड़े होके, मेन गेट पे सिंह द्वार पे खड़े होके जिंदाबाद मुर्दाबाद हमारी मांगे पूरी करो टाइप के नारे लगा रहे हैं, तख्तियाँ लगा रहे हैं, BHU को आज़ाद करो, पिंजरा तोड़ टाइप के हम नारे लगा रहे हैं, आप सभी लोगों ने किया है, देखा है, झेला है, यूनिवर्सिटी में ये सब हुआ है, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानता हूँ, और हम सब जानते हैं कि विश्वविद्यालय जितना सुरक्षित और असुरक्षित है, उसमें हम भी और आप भी सब लोग उतने बराबर के भागीदार हैं। तो लेकिन क्या ये बात नहीं होनी चाहिए कि शिक्षा का स्तर सुधारना चाहिए? इस विश्वविद्यालय में ये बात नहीं होनी चाहिए? क्या इस विश्वविद्यालय से ये बात नहीं होनी चाहिए कि इस विश्वविद्यालय में ये बात नहीं होनी चाहिए कि जितना सत्ता और जितना भी विधानमंडलों पे जितनी न्यायपालिकाएं हैं, जितनी विधायिकाएं हैं देश में, जितना उसमें शिक्षितों का अधिकार है, अशिक्षितों का अधिकार भी सुनिश्चित किया जाए? क्या किसी की परवरिश, अगर किसी भी व्यक्ति की परवरिश, मेरी परवरिश अगर मेरे इतनी खराब परिवेश से हुई होती, मैं एकदम गरीब गुर्बत से पैदा हुआ था कि मुझे पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं होता, तो क्या मेरे पास यह भी अधिकार नहीं होता कि मैं देश को या देश की किसी भी इकाई को रिप्रेजेंट कर पाऊँ? लेकिन सर वही तानाशाह चल रहा है कि गरीब के बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। संविधान तो आपको राइट टू एजुकेशन देता है ना, 14-15 साल तक आप पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते हैं? राइट टू एजुकेशन कब आया है दोस्त देश में? अरे देश में राइट टू एजुकेशन है कि नहीं? अभी कब आया देश में, मैं ये पूछना चाहता हूँ। मान लीजिए बहुत देर में आया, लेकिन अभी है कि नहीं? अब आया है ना दोस्त, 2009 में आया है, बहुत देर में आया राइट टू एजुकेशन, है ना? अभी तो देश आजाद होने कितने साल बाद आया? 47 में देश आजाद हुआ था दोस्त। अब फिर राइट टू एजुकेशन मांगने का क्या मतलब, जब है ही पहले से? देश आजाद में 60 साल बाद आया दोस्त। एजुकेशन नहीं, हमें राइट टू क्वालिटी एजुकेशन मांगना है, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन वो है वो अप टू डेट नहीं है, ठीक है? क्योंकि देखिए मैं ये इसलिए कह रहा हूँ ना कि जैसे आप बताइए आप कौन सी डिग्री कर रहे हैं, एक सवाल मेरा, आप कौन सी डिग्री कर रहे हैं? कोई भी डिग्री, ठीक है, और उसके बाद आप ये बताइए कि उस डिग्री के बाद किस नौकरी लायक रहेंगे? बहुत सारी नौकरियां, नहीं बहुत सारी नौकरियां, ये प्रश्न मत उठाइए आप। नहीं, वो बहुत सही बात बोल रहा है कि आप क्या करेंगे, आप डिग्री ले लेंगे, BA का, MA का, PhD कर लीजिए, आप ना तो कोई वैकेंसी, ना तो कोई रोजगार आ रहा है, ना तो कहीं कोई नहीं कुछ भी। एजुकेशन ऐसा हो जिससे हम रोजगार बना सकें,
ठीक है, क्योंकि हम सरकार पर निर्भर नहीं रहते थे। आप जब बात ये जब कर रहे हैं कि शिक्षा से जिससे रोजगार होना चाहिए, तब तो वो वोकेशनल स्टडीज सबसे बेहतर हो। जितनी पढ़ाई मैं लिंग्विस्टिक की पढ़ाई कर रहा हूँ, लिंग्विस्टिक की पढ़ाई बंद कर देनी चाहिए। पॉलिटिकल साइंस के जितने भी एकेडमी है बंद करना चाहिए। मैं मानता हूँ कि रोजगार नहीं आई है, इस बात से मैं भी वाकिफ हूँ कि रोजगार नहीं आई है, लेकिन रोजगार नहीं आया कि नौकरी नहीं आई है? नौकरियां नहीं आई है, रोजगार भी नहीं आई, दोनों बात आई है। क्योंकि रोजगार भी नहीं आई, आर्मी का जो नौकरी परमानेंट नौकरी था, जो फौज सर परमानेंट नौकरी करते थे, सर अग्निवीर कर दिए। वो 4 साल में सर क्या कर लेगा? वो 4 साल बाद क्या रहेगा? कुछ कर पाएगा सर? 4 साल बाद कुछ नहीं कर पाएगा सर वो। तो कहीं आप रोजगार जब एक बार शांत, आप जब सर एजुकेशन की बात करते हैं ना सर, जब हम लोग पिछड़ों की और गरीबों की बात करते हैं, तो सर जो यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो उनके लिए पहुँचना बहुत बड़ी बात हो जाए। आप देखिए जो गरीब है या जो पिछड़े हैं, उनकी बेसिक एजुकेशन होते क्लास 5 तक होती है सरकारी स्कूल में। उसके बाद फिर मानिए वो लोग सरकारी स्कूल से 10th देते, 12 देते, तो उनका बेस बहुत ज़्यादा कमजोर हो जाता है। अब वो लोग सर इस जो शीर्षतम जो विश्वविद्यालय वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं सर। सबसे बड़ी बात ये हो जाती है। अगर हमको बेसिक एजुकेशन का सुधार करना बहुत जरूरी है। और सर बेसिक एजुकेशन और जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, दोनों में बहुत वो सुधार करना व्यापक स्तर पे करना पड़ेगा। क्योंकि जो हालत स्पेशल बिहार और यूपी की है, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, मैं तो देखता हूँ कि मिड डे मील चला था तो बच्चे इसलिए, खास करके दलित और गरीब के बच्चे इसलिए स्कूल जाना शुरू किए क्योंकि एक पेट भोजन, उनको एक समय का भोजन मिला जाएगा। ये बहुत बड़ी सच्चाई थी। बाद में अमूमन मिड डे मील का क्या हाल हुआ? नहीं हुआ, धांधली हुई, उसमें खराब खाना हुआ। और दूसरी बात, मैं एक हालिया देखा था कि मैं जब वर्ग पंचम मिड डे मील का, अभी मिड डे मील का जो है ये 1995 में आया था मिड डे मील। इसका नाम कुछ और था, और ये 1997 और 98 में इसको मिड डे मील के बारे में, और पहले ये बाद में आया है दोस्त, मिड डे मील के बाद आया, थोड़ा बाद में मैं बता रहा हूँ बड़े भैया, मैं पूरा एकदम इसका वो किए थे, उसके बाद आई है सर। बिहारी सरकार में तो मुझे भी ध्यान नहीं है, लेकिन 95-96 की बात नहीं। सर्व शिक्षा अभियान जब से आया उसके बाद से ही आया था। आप मिड डे मील को जान रहे हैं भैया, वो नाम चेंज जान रहे हैं। अभी आप सर्च करिए, मैं दिखा रहा हूँ मिड डे मील। बात मिड डे मील की नहीं है, बात 5 किलो भोजन की नहीं है, बात है रोजगार की, गुणवत्तापरक शिक्षा की बात है। पहले कि हमारे पास संस्थान तो हो पढ़ने के लिए, हमारे पास रोजगार हो। ये बताइए सर, हमारे पास सर ये बताइए, हमारे पास सोने की थाली हो, खाने के लिए खाना, लोग क्या अर्थ है? आप बताइए। आप बताइए सर, जब मालवीय जी ने ये विश्वविद्यालय स्थापित किया था, उसमें देश गुलाम हुआ करता था, ठीक है ना? जब अगर अंग्रेजों के विरुद्ध आप बोलते तो वो हड्डी से आपकी खाल खींच लेते थे। उस समय उस दौर में ये विश्वविद्यालय स्थापित किया। आप हमको नौकरी दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे वो सब बातें बात क्यों हो गई? पहले आप पूर्वांचल में विद्यालय तो स्थापित करिए, इस तरह की काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्तर के अन्य विश्वविद्यालय तो स्थापित करिए, हमको पढ़ाइए, तो उसके बाद रोजगार की बात होगी। मुट्ठी भर, जैसे आप यहाँ खड़े, मुट्ठी भर लोग केवल इस विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं। मैं फिर से कह दे रहा हूँ, मुट्ठी भर लोग हैं जो आपसे इस चैनल में बात कर पा रहे हैं, आपके सामने बोल पा रहे हैं, ठीक है ना? आप आवश्यकता इस बात है कि आप और कहीं क्यों नहीं गए? आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय क्यों हैं? क्यों नहीं आप जो है कि गाजीपुर या बलिया या फिर जो है कि क्या कहते हैं बस्ती, वहाँ से चले गए आप? काशी विश्वविद्यालय बेस क्यों है? क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग बड़ा एजुकेशन सेंटर है। तो आप ये और क्यों नहीं बन रहे हैं कहीं और? क्यों और नहीं बन रहे हैं भैया? मतलब क्या पूर्वांचल, क्या बिहार केवल लेबर सप्लाई के लिए है कि हम लोग यहाँ जाएंगे कोटा पढ़ने, हम लोग यहाँ जाएंगे जो है कि नौकरी करने? मतलब हमारे मतलब वही खून गुजरात के लोगों में बह रहा, वही खून हमारे लोगों में बह रहा, तो हम लेबराई करेंगे, वो मालिक बन के बैठे रहेंगे। क्यों नहीं गुजरात मॉडल यहाँ स्थापित किया गया? 10 साल की सरकार को हो रहे हैं, क्यों नहीं यहाँ पर और चीज़ें बनाई गई? हमको बताइए सर आप। अभी मैं सच्चाई बोल दूंगा तो हम दीवार हो जाएंगे, हमारे खिलाफ FIR लिखा देंगे आप। बता रहे हैं क्या रहा है? राइट टू एजुकेशन यहाँ पे सस्पेंसर और दीवार, सर यही 2 चीज़ मैं देखा हूँ। मेरा यहाँ से BA कंप्लीट हो गया इस बार, बता चुके अभी दीवार हुए तो वही सर मैं चाह रहा हूँ कि सर ऐसे हमारे जो बाद में आने वाले छात्रों किसी के साथ ऐसा ना हो सर। किसी भी मुद्दे पे कुछ भी उठाएंगे सर, उनको तुरंत सस्पेंशन किया जाएगा, कमेटी बैठाई जाएगी। अच्छा देखिए, जब हम लोग ना बात कर रहे हैं इस सारा चीज़ के रोजगार से, तो रफ्तार बहुत बड़ी चीज़ होती है। हाँ देखिए सर, रफ्तार बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप किसी जगह पे ना 100 किलोमीटर 1 घंटे में जा रहे हैं, तो मानिए वो जगह डेवलपमेंट में आ रही है। आप आज देखिए सर, जैसे हम लोग वंदे भारत की बात करते हैं, आप सर किसी भी ट्रेन का उठाइए सर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय से नॉर्थ ईस्ट की तरफ 100 किलोमीटर वो ना सर। देखिए सर, किसी भी हम लोग ट्रेन की बात करते हैं ना, चाहे नॉर्थ ईस्ट ले कहीं भी, हमारे ट्रेन के एवरेज स्पीड सर 100 किलोमीटर पर आवर नहीं है सर। अगर आपको यहाँ से पटना जाना है 250 किलोमीटर है, कोई भी ट्रेन नहीं है जो आपको 2 घंटे में पहुँचा दे। तो हमारी सर एवरेज स्पीड सर बहुत ज़्यादा कम है सर हर मामले में। आप सर वंदे भारत की बात करते हैं, 780 किलोमीटर ना 800 किलोमीटर आप 8 घंटे में पहुँचा रहे हैं, मतलब एवरेज स्पीड उसकी भी 100 किलोमीटर है। तो सर जब हम लोग एवरेज स्पीड पर बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं कि ये भाई बुलेट ट्रेन को टक्कर दे रही है और भी ये चीज़ है, ये है वो है, हमें सर एवरेज स्पीड पर बात करने की
जरूरत है कि हमारे ट्रेन की रफ्तार कैसे जा रही है, हमारे रोड्स पे रफ्तार कैसे जा रही है। आप नहीं सर, अच्छी नहीं जा रही है, यही तो दिक्कत है। अभी भी सर देखिए इंप्रूवमेंट हो रहा है। देखिए पहली बात अगर देखा जाए तो भारत में लोग ज़्यादा हैं और उसके कंपेरेटिवली हमारे पास रिसोर्सेज कम है, तो हमारे और डेमोक्रेसी भी, इसलिए हमारा ग्रोथ स्लो होगा। ग्रोथ स्लो होगी मतलब कंपेरेटिवली अगर आप डिक्टेटरशिप में कंपेयर करें तो हमेशा डिक्टेटरशिप में, हाँ डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी में किस देश में ये बताइए तो। आपका चाइना चाइना में वन पार्टी पॉलिसी है, डिक्टेटरशिप नहीं उसको डिक्टेटरशिप ही कैसे है वहाँ पे, तो डिक्टेटर आपको भी कह दिया जाएगा। शी जिनपिंग कितने साल से हैं? शी जिनपिंग कितने साल से हैं? शी जिनपिंग और क्या रशिया किस डिक्टेटरशिप होती क्या है? देखिए डिक्टेटरशिप ये होती है यहाँ पे रूलर आपका जहाँ पे सुप्रीम हो, रूलिंग और जो सुप्रीम हो एक ही रहता है कि वहाँ पे आपको जो अथॉरिटी है अथॉरिटेरियन, वहाँ पे जो अथॉरिटी तानाशाही जिसको कहते हैं, ठीक है। तो हमारी ग्रोथ स्लो क्योंकि हमारे पॉपुलेशन है। दूसरी हमारे यहाँ तानाशाही नहीं है, तानाशाही नहीं है, लोकतंत्र है। क्योंकि अगर तानाशाही होती तो हम यहाँ खड़क बोल नहीं पाते। अभी तक कोई आके हमें उठा ले गया होता, सीधी बात है, ठीक है। तो नहीं कोई नहीं उठा लेगा, आप बोल सकते हैं भैया हम गारंटी, ठीक है। तो दूसरी बात है कि ग्रोथ हमारी स्लो होगी हमेशा कंपेरेटिवली, जिस देश में लोकतंत्र है वहाँ पे ग्रोथ स्लो होती है, ठीक है। नहीं कंपेरेटिवली स्लो होती है, ठीक है। आप अगर चाहें कि कल ही ये सुधार हो जाए, एक दिन में सुधार हो जाए या अगले कुछ साल में सुधार हो जाए तो धीरे सुधार होगा। कितना साल लगेगा सुधार होने में? सुधार में देखिए अगर हम इकोनॉमिकली तो इम्प्रूव हो रहे हैं, लेकिन पॉपुलेशन जो हमारा भी बहुत तेज बढ़। हम बोलना चाहेंगे कि जो 2014 से लेकर अब तक बहुत सुधार हुआ है, ठीक है। तो अब क्या है कि इंसान सोचेगा कि तुरंत सारी चीज़ें एक साथ सुधार नहीं हो सकता। क्या है कि जैसे कांग्रेस ने अपना राज किया 70 साल में, जो भी अच्छा से किया वो उनका एक बेस्ट था। जैसे हमारे मनमोहन सिंह थे, वो जो भी इकोनॉमिकल हम लोग का बेसिस अच्छा किए थे, वो एक उनका पॉइंट ऑफ व्यू था। बट अगर इन केस अगर मोदी हम लोग के साथ हैं, अगर आप उनकी निगेटिविटी को लेकर चलेंगे कि भाई ये उन्होंने गलत किया, तो ये चीज़ गलत है। आप उनकी पॉजिटिविटी को शो करिए, ठीक है। सर ये गलत बोल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है सर। ये जो बात बोले हैं, मैं इनको इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप जाइए डायमंड खरीदिए, इस पे 2 या 3% जीएसटी लगता है। आप अभी एजुकेशन पे कितना % जीएसटी देते हैं पता है? 18%। आप क्या बात कर रहे हो भाई? बता दें बनारस में जो साड़ी, भैया एक छोटी सी बता दें, हम बीएचयू के स्टूडेंट नहीं है, एक छोटी सी बता रहे हैं। एक होते हैं अंधभक्त, भैया भैया अंधभक्त भैया नहीं भैया एक मिनट फिर बताइए सर। किसी को नेम कॉलिंग नहीं। हम साड़ी के व्यापारी हैं, हम लोग के व्यापारी में जीएसटी कितना लगा? 5%। हम लोग 5% दे रहे हैं, लेकिन हाँ सरकार जो चल रही है, जो भी पॉजिटिव निगेटिव चीज़ सबको उसको लेके चल रहे हैं। अगर आप पर्टिकुलरली किसी चीज़ को एक कहेंगे नहीं यार इसमें आने के बाद हम लोग बेरोजगारी बढ़ रही है, भाई बेरोजगार तो लोग पहले भी थे, अब थोड़ी ना बढ़ रहे हैं। लेकिन हाँ बेरोजगार पहले भाई एक बात बताओ कि आप जिस यूनिवर्सिटी में खड़े हो, जो फॉरेन लैंग्वेज थे, करीब 70 लैंग्वेज बंद हो गए इस इंस्टीट्यूट में। 70 लैंग्वेज जो मतलब गैर हिंदी भाषी क्षेत्र के थे। सॉरी वो उठा लेंगे सर, कोई बात नहीं। तो 70 सब्जेक्ट बंद होने का मतलब समझ रहे हो, एक में अगर 3 प्रोफेसर भी नियुक्त होते तो मतलब 210 नौकरियां आप ले गए। और सर कोई भी देश डेवलप तभी करता है जब वहाँ पे रिसर्च अच्छे हो, डेवलपमेंट अच्छे हो, एकेडमिक्स अच्छे से चले। और हालत है कि बिहार, खास करके बिहार की यूनिवर्सिटी का हालत यह है कि वहाँ का ये न्यूज़ देखिए, मतलब स्टेशनरी के वहाँ में PhD अवार्ड की जारी नहीं हो पा रही है, यानी कि यूनिवर्सिटी में स्टेशनरी ही खत्म हो गया है, कंप्यूटर सही से नहीं काम कर रहा। आप यहाँ फोकस करिए। एम्प्लॉयमेंट की स्थिति है कि पूरा मीडिया, अभी तो IIT के बच्चे अनएम्प्लॉयड हैं भाई। IIT से जहाँ से, अजय भैया ये जो PhD प्रक्रिया थी 500 के फॉर्म में, भाई साहब हम लोग 500 रुपये का फॉर्म भर के आए थे BHU पढ़ने, और 500 रुपये के फॉर्म में काउंसलिंग तक हो जाती थी। जब कंफर्म होता था कि मैं आऊँगा, अब मेरा एडमिशन यहाँ पक्का है, मैं इंडेक्स में हूँ, तब जाके मुझे कोर्स फी देना होता था। आज 4 इंस्टीट्यूट का पहले पैसा, फिर सारे इंस्टीट्यूट अपने रजिस्ट्रेशन का पैसा, मॉपअप का पैसा, पेड सीट का पैसा, कहाँ से बचे? BHU का पैसा तो ऐसे भी कम है ना। कितना कम है बताइए? BHU का पैसा कम है। क्यों सरकार भाई फीस वृद्धि के लिए प्रोटेस्ट तो कर रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पे। कितना होना चाहिए? वृद्धि के खिलाफ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। हमारा कहना ये है, देखिए जहाँ तक रोजगार बता रहा है नहीं हमारा, देखिए भैया हमारा कहना ये है, जैसे BHU एक सेंट्रल गवर्नमेंट के मतलब एक कॉलेज चल रहा है ना भैया, 3rd है सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ल्ड में
थर्ड प्लेटफॉर्म पे तो चल गया चल भैया एक टाइम पे चलिए यूएस की रैंकिंग आई है देख लो 69वां यूनिवर्सिटी नहीं है बीएचयू। अरे हजार और से पार लगा है। जिसको ये जिसकी वकालत कर रहे हो जो 10 साल से उसके सर पे खड़ा है कि देशद्रोही अभी भी वो पहले ही रैंक पे उसी तरह स्थिर है यहाँ। हाँ, और क्या उसी रैंक पे भैया। यहाँ पढ़ाई लिखाई का सारा चीज ही अल्टरनेट है। यहाँ लड़के प्रोफेसर के सामने नहीं बोलते। बात बोल के हम अंत करेंगे। हम जा रहे हैं एक छोटी सा बोलेंगे देखिए भैया हम नहीं है जाओगे अरे हम जाएंगे घर। हम कहें अंत यही है कि देखिए ना हम बुरे ना भैया बुरे, सब लोग अपने ही हैं। अगर किसी की चाहे कांग्रेस सपा बसपा हम लोग किसी मतलब हम लोग को मतलब है रोजगार से ना। हमको भैया पैसा आना चाहिए। कॉलेज के हमारी BHU हम तो यहाँ के बनारस के पैदा हुए हैं ना। हम यहाँ से रह रहे हैं। हमारी 27 साल उम्र 26 साल की उम्र होगी। हम तो बनारस में रहे हैं तो रहते। अरे हम रहते हैं भैया सुनिए बनारस में इकलौता बनारस में जो 27-26 साल मेरी उम्र होगी हम जो विकास देखे हैं उसके पहले कोई विकास नहीं था। देखिए आप लोग की बात अलग होगी स्टूडेंट भैया 26 साल मेरी बात समझिए। हम आपके विषय में नहीं बोल रहे हैं। हमारा प्रोस्पेक्टिव क्या है कि बनारस में जो रोजगार बढ़ा जैसे कि मान लीजिए विश्वनाथ मंदिर और कॉरिडोर हो गया ठीक है। सारी चीज़ें जो डेवलप हो रही हैं तो वो हम लोग के गवर्नमेंट में हो रही हैं। और आगे जो भी सरकार आती है वो अगर आती है जो हकदार होगा। भारत बनारस संस्कृति पे बात कर रहे हो ना। कॉरिडोर बना देना एक केंद्रीय व्यवस्था के लिए सारी छोटी छोटी चीज़ों को तोड़ फाड़ना। जितना मंदिरें इन्होंने गिराई है ना उतना औरंगजेब के बाद यहीं गिराए हैं। जाके मंदिर देख लो मेरे भाई। और सुन लो आप 26 साल के हो बनारस में ना। 2013 में सर लालजी सिंह यहाँ VC थे वाइस चांसलर कांग्रेस की सरकार थी और 150 रुपया फी बढ़ने पे लंका गेट पे लड़के धरना दिए और वाइस चांसलर जाके कहे कि मैं फी वृद्धि की घोषणा वापस लेता हूं और आप लोग धरना खत्म करें। और ये तीसरा राउंड फी बढ़ाया गया है जो लड़के बैठे हैं तीसरा राउंड। और किसी से मिलते नहीं है वाइस चांसलर। आप जिस परिसर में खड़े हैं सरेआम पेड़ कटवा देना। वो तो भाई दोस्तों ने बताया। और सर जो आदमी मैं स्वयं बता रहा हूँ 20 दिन में बैठा था धरने पे PhD पर प्रवेश प्रक्रिया को लेके। आप जानते हैं सर 2 कैटेगरी में पहले आता था JRF और JRF और नेट 2 के माध्यम से रिसर्च में एडमिशन होता था। उसके इन्होंने ऐसा नियम बनाया कि हम JRF को इंटरव्यू में 5 नंबर देंगे और नेट को 0 नंबर देंगे। उसके लिए मैं धरना दिया 20 दिन। मेरी बातों को मान के मुझे सस्पेंड कर दिया गया। पहले बात मान लिए नहीं आपका धरना सही है और उसके बाद मुझे सस्पेंड कर दी। ये इतने विद्यार्थी हैं अगर एक वाइस चांसलर से मिल पाते हो अपनी समस्या लेके। एजुकेशन यही है राइट टू एजुकेशन है कि लड़कों को छात्रों को यहाँ पे सस्पेंशन किया जाए डिवार किया जाए। सर यही मुद्दा है। हम लोग अच्छे मुद्दे पे जाएंगे बोलेंगे ना तो हाँ भाई ये ऐसे कर रहे हैं इनको डिवार कर दिया जाए इनको सस्पेंड। यहाँ सर मिला जुला के सर तानाशाही चल रही है। सस्ता क्यों ना हो बहस इस पे हो। एक चीज देखिए भले ही आज हम लोग ये बात करते हैं लेकिन सर जब इस विश्वविद्यालय की अच्छी बातों को देखिए तो सर कोई भी आपको काम कराना हो कोई भी आपको मार्कशीट से लेके ग्रेड कार्ड तक बहुत इजीली मिल जाता है। अगर आपको सर नहीं पहले नहीं मिलता था। ये कौन कहा नहीं नहीं आप ऑफिशियल वर्क्स में देखिएगा तो सर वो भी अच्छा हो रहा है। दूसरा चीज सर ये मंदिर पे इन्होंने सवाल उठाया नहीं जब समस्याएं जब समाधान होती है ना तो समस्याएं भी उत्पन्न होती है। अब कुछ लोगों का कहना है कि नहीं मंदिर क्यों टूटे। सर डेवलपमेंट अगर आएगा तो सर थोड़ा सा सहना पड़ेगा लोगों को। सर भाई मैं तुमसे कौन मंदिर अब तक क्या डेवलप हो गया BHU में? क्या डेवलप नहीं हुआ? डेवलप हुआ है सर हम लोग क्या डेवलप हुआ भाई? जैसे कि 70% के नीचे अटेंडेंस थी तो स्पेशल क्लास कराई गई कि आप लोग 1 महीने स्पेशल क्लास करेंगे मेंटेन हो जाए। हाँ 90% अटेंडेंस होगी तो आप लोग तब एग्ज़ाम देंगे। आप लोग का एक स्पेशल एग्ज़ाम होगा। लेकिन कुछ बच्चे कहेंगे सर इतनी ज़्यादा गर्मी हीट वेव 20-20 दिन तक रहेगी कैसे क्लास करेंगे। आज ही हम लोग के क्लास में 3-4 बच्चे बेहोश हो गए डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स में। तो सर लोगों ने क्लास बंद कर दी। आज से अब 3 जून से पेपर है 3 जून तक क्लास बंद हो गई। तो उसके लिए बच्चों ने धरना दिया था। तो जो हम लोग के डीन है उन्होंने कहा कि आप अपने 4 रिप्रेजेंटेटिव भेजिए अंदर। तो 4 रिप्रेजेंटेटिव बोले कि अपना नाम लिख के जाओ तुम लोग का ईयर बैक लगा दूंगा। धरना क्यों दे रहे हो? जितने बाहर हैं सबका ईयर बैग लगेगा। नाम लिख के दे दो। तो सब बच्चे बाहर आ गए। तो इस डर से हम लोग अपना मतलब कि अपने आप को प्रोटेस्ट करके अपना बात नहीं रख पाते हैं उन लोगों के सामने। वो लोग सोचते हैं कि आए बच्चे अलग से बुला लेते हैं। और साइंस में ये है कि इक्वालिटी नहीं कि डर है बच्चों के अंदर। तो वो लोग सोचते हैं कि मैं अपना पहले देख लूँ अपना क्यों मैं ईयर बैक लगाऊं इन लोग के चक्कर में। तो वो लोग डर के कारण नहीं करवाते हैं। तो वो लोग इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं कि अच्छा इस बच्चे में नहीं है यूनिटी और एकता नहीं तो हम लोग फ़ायदा उठा के ख़त्म कर देते हैं।
पहले हॉस्टल की फीस 1 साल की 1180 रुपये थी, अभी हॉस्टल में लगभग 500% की फीस वृद्धि हो गई है, लगभग 6000 रुपये फीस कर दिए गए सीधे घुमाकर, समझ रहे हैं, इतनी ज़्यादा फीस वृद्धि हो गई। और देखिए हालत ये होगा कि देश की जो टॉप यूनिवर्सिटी है उसको बहुत सारे लोग बदनाम करने में भी लगे हुए, जेएनयू की देख लीजिए, सभी लोग पॉलिटिकली उसको बदनाम कर दिए हैं, जबकि आज भी नंबर 1 पर हुई। BHU की देखिए, यहाँ भी बहुत सारे लोग चाहते हैं और छात्र संघ को बंद कर लिया। हालांकि हमें छात्र संघ को बंद करने से क्या फायदा मिला भाई, एकेडमिक्स वैसे भी इसकी रैंकिंग गिर ही गई, QS रैंकिंग में 1000 से बाहर हो ही गया। तो अगर एकेडमिक्स में अगर छात्र संघ की दिक्कत हुई तो भाई बंद कर देते, मायने बनता बंद कर दिए। जब एकेडमिक्स में भी तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा हो ही नहीं रहा है तो फिर बंद करने क्या मायने बताए। अभी आप व्यवस्था जो है ना, मैं कह रहा हूँ तो यहाँ छात्र तो परेशान है ही। यूनिवर्सिटी में पिछले 19 दिनों से डॉक्टर ओम शंकर सर आमरण अनशन पे बैठे हैं। लोगों ने बताया इसको पॉइंट आउट किया, HOD थे एक और एक्स्ट्रा बेड के लिए कार्डियोलॉजी में, वो उसके लिए वो कर रहे हैं। नहीं, मैं उनसे मिलूंगा। परिसर है, यहाँ आपको रास्ता चलते लड़कों से बात करना चाहिए, लड़के स्वतंत्र हो, आप सुबह आइए सर, घूम जाइए। इतनी ज़्यादा विकृत मानसिकता है कि एक लड़की आपके सामने आके डिबेट नहीं करेगी, वो कह नहीं पाएगी कि हम क्या, अगर वो कहे तो पता चला उसको हॉस्टल वार्डन को बुलवा लिया गया। अगर दिन में आप आए होते तो आपका वीडियो बना रहे होते यहाँ के प्रोक्टोरियल बोर्ड के लोग, कौन कौन बाइट दे रहा है। अब अपने इंडियन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर इतने एक्सपोज्ड हैं कि बच्चों को कहते हैं कि अगर कांग्रेस के खिलाफ बोलोगे तो नंबर अच्छे नहीं। ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी का न्यूज़ देखिए, उनको प्रोफेसर ने कहा कि आप सोशल मीडिया पर कांग्रेस के खिलाफ लिखोगे तो परीक्षा में अच्छे नंबर देंगे, और ये नहीं होता। ऐसे यूनिवर्सिटी का ये हाल हो गया, ये कतई, और ऐसा रहा तो रिसर्च डेवलपमेंट में हम लोग आगे जा ही नहीं सकेंगे। आज देखिए सर, देखिए सुनिए, अब ये बातचीत को हम रैप करने वाले हैं। आप लोग थोड़ा, कई सारे लोग बहुत देर में आए हैं ना, लेकिन लगभग 1 घंटे से बातचीत कर रहे हैं हम लोग। इस बातचीत को रैप करेंगे और इस बातचीत को मैं कुछ सीख के साथ रैप करना चाहूँगा। आप में से आप सभी लोगों की पॉलिटिकल वॉइस जो हो सकती है ना, जो आप लोगों की राजनीतिक झुकाव हो सकता है, वो एकदम अलग अलग हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली आप सभी का गोल एक ही होगा कि यूनिवर्सिटी अच्छी हो। आई डोंट नो, इसके लिए आप लोग डिसएग्री भी कर सकते हैं मुझसे, ऐसे कोई दबाव नहीं है, लेकिन आप लोग का राजनीतिक विचारधारा अलग होगी, लेकिन आप लोग का एक अल्टीमेट गोल एक होगा कि यूनिवर्सिटी एक अच्छी जगह बने। ठीक है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई अच्छी हो, यूनिवर्सिटी के लड़कों को अच्छा माहौल मिले, अच्छा खाना मिले, अच्छी जगह मिले। यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी के बाहर के बच्चों में दोहरा बर्ताव न किया जाए, जैसा आपने पॉइंट आउट किया था, और छात्राओं के लिए यूनिवर्सिटी सुरक्षित हो, जो कि नहीं है। साफ तौर पे मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ, और मुझे इसे मानने में कोई गुरेज नहीं। जब किसी छात्रा का गैंगरेप होता है यूनिवर्सिटी कैंपस में, तो यूनिवर्सिटी कैंपस सुरक्षित नहीं है। उसके लिए कोई भी छात्र संगठन, कोई भी छात्र नेता या कोई भी सरकारी अमला कोई भी दावा करे। बहरहाल, इस सीख के साथ कि आप लोगों की बात यूनिवर्सिटी तक पहुँचे और आप लोग फिर से डिबार न कर दिए जाएं, और आप लोग ठीक है, वो तो आपका राइट है, वो तो आपको एक्सपेक्ट करना पड़ेगा, और बाकी लोकतंत्र बचा रहे और आप लोग भी शिक्षा अच्छी पाएं, अच्छी नौकरी स्वतंत्र रूप से होनी चाहिए। एकदम ये भी मैं एग्री करता हूँ मैं इस बात से, ये मैं एग्री करता हूँ, क्या आया, मैं सो गया था, हाँ, आपका न्यूज चैनल सुन के मैं आया। अरे थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलिए इस बातचीत को बंद करते हैं। आप ललन, अरे सुन लीजिए, आप ललन टॉप देख रहे थे। भाई साहब को बहुत कुछ बोलना है, मुझे पता है भी कैमरा बंद होने के बाद ही बहुत कुछ बोलेंगे, हाथ चूम चुके हैं मेरा। आप ललन टॉप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।